सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का इतिहास विषय का पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन का आगे का प्रकरण यूरोप के लिए फसलें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया और इसके बाद लगभग 150 सालों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी जो अब उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो यह कैसे किया होगा? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से हम समझते हैं। देखिए कि क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है। यहाँ देखिए चित्र 5 और 6 दो चित्र दिखाए गए हैं जिनमें सूती कपड़ों के छापे की 2 तस्वीरें हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दिए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक ही बात समान है कि दोनों में गहरे नीला रंग है। तो इनमें गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का जो पौधा है वह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था और वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव बना डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और भी बढ़ गई। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी और जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। तो सन 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और साधन की तलाश कर रहे थे। अब यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो अब जो ब्रिटेन की दिलचस्पी है वो भारत में बढ़ने लगी। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखकर
ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। तो देखो कितना हो गया, 30 से 95%। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत भी आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को भी तैयार हो गए थे। तो नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निजी और रैयती। निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते और मज़दूरों को काम लगाकर नील की खेती करवाते थे। लेकिन इस खेती में कुछ समस्याएं थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। तो नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की यानी खेतों की ज़रूरत थी। तो इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटा दिया। इससे टकराव और तनाव भी पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी एक तरफ धान की खेती होती थी तो उसी समय उन्हें मज़दूर चाहिए थे नील की खेती के लिए, और वो मिल नहीं पाते थे क्योंकि सारे मज़दूर वहाँ चले जाते थे। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती है। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे और उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में बिजी रहते थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाने लगे और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम ज़मीन पर हो पाती थी और बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। मानो ये खेत है तो 25% मतलब इसका ये चौथा हिस्सा। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर छोड़ा जाता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी और रैयत का जो नया कर्जा है वो मिल जाता था और इसी तरह यह चक्र दोबारा चलता रहता था। तो ये देखिए यहाँ एक चित्र है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मज़दूर नील की खेती करते हुए, और भारत में नील के पौधों की कटाई ज़्यादातर पुरुष ही करते थे और खेतों से फैक्ट्री में
लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठड़ हैं, जिन्हें देखो बैलगाड़ियों पर ढोकर लाया जा रहा है। तो इसके बाद का प्रकरण हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।